आखिर यह स्फोटवाद है क्या? इसका उत्तर यह है कि स्फोट शब्द संस्कृत की स्फुट धातु से निर्मित है, जिसका तात्पर्य है कूटना, प्रकट होना या स्पष्ट होना। इस प्रकार स्फोट का अर्थ हुआ मन का भाव, जो किसी शब्द को सुनने से मन में उदित होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन व्याकरणों की मान्यता थी कि कान तक पहुँचते पहुँचते ध्वनियाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इस कारण से विभिन्न ध्वनियों से बना हुआ शब्द अथवा विभिन्न शब्दों से बना हुआ वाक्य अर्थबोध नहीं करा सकता। उदाहरण के रूप में अगर हम नीरव शब्द को लें तो पाएंगे कि इसका अर्थ तो विभिन्न कोशों में शांत मिलेगा। जब हम नीरव शब्द का विभाजन करके देखेंगे तो पाएंगे कि नीरव 3 वर्गों से बना है, नी, रा और वा। अब जैसे ही हम नी का उच्चारण करने के बाद रा का उच्चारण करते हैं, त्यों ही नी की ध्वनि हम पाएंगे कि नष्ट हो जाएगी। यदि इस शब्द के प्रत्येक वर्ण में संपूर्ण नीरव शब्द के अर्थबोध की शक्ति है, तब पूरे शब्द का उच्चारण करना व्यर्थ है। और यदि अर्थबोध उक्त शब्द के तीनों वर्णों की समाप्ति का प्रतिफल है, तो प्रश्न यह है कि यह समाप्ति किस प्रकार संभव है? इसका उत्तर वर्ण का उच्चारण करते समय पूर्व वर्ण की ध्वनि समाप्त हो जाती है। व्याकरणों ने शब्द के 2 रूप माने हैं, वे हैं स्थूल और सूक्ष्म। उसका स्थूल रूप उच्च रूप है, जिसे विकृत और अनित्य माना जाता है। शब्द का सूक्ष्म रूप मानव मन में उपस्थित रहता है, जो नित्य और अविभाज्य माना गया है। अब इस सूक्ष्म और नित्य ध्वनि बिंब को स्फोट कहते हैं। स्फोट में शब्द की ध्वनियाँ अलग नहीं बल्कि मिले जुले रूप में रहती है। अर्थ को प्रतीत तभी होती है जब शब्द की अंतिम ध्वनि का उच्चारण हो सकता है। अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि उपरोक्त स्फोटवाद के आधार पर अलंकारवादियों ने यह कहना शुरू किया कि किस प्रकार किसी शब्द के वर्णों की पृथक पृथक ध्वनियाँ अर्थ का बोध नहीं करा सकती, उसी प्रकार काव्य में केवल वाच्यार्थ से काव्य सौंदर्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ध्वनियों के स्फोट द्वारा अर्थ सामने आता है, उसी प्रकार व्यंजना के द्वारा अव्यक्त अर्थ कोई भी अभिव्यक्त होती है। अब पुनः यह प्रश्न उठता है कि यह कैसे संभव होता है? इसके उत्तर स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि इसे स्पष्ट करने के लिए घंटे को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जब किसी घंटे पर चोट पड़ती है तो कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है, किंतु वह धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और कानों को अमृत समान मधुर लगने लगती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि सिद्धांत शब्द शक्तियों पर आधारित है तथा व्यंजना ही उस सिद्धांत की आधारशिला है। वास्तव में स्फोटवाद तो सहृदय पद्धति पर ध्वनि के प्रयोग को मात्र स्पष्ट करता है। ध्वनि के भेद के संदर्भ में अब मैं कहना चाहूँगा कि व्यंजना व्यापार से प्राप्त अर्थ को ध्वनि कहा जाता है। आचार्यों ने ध्वनि के अनेक भेद किए हैं। स्थूल रूप से ध्वनि 2 प्रकार की है, अमिधा मूलक और लक्षणामूलक ध्वनि। चलिए अब हम इन दोनों पर चर्चा करते हैं। अमिधा मूलक ध्वनि। अभिधा मूलक ध्वनि में सीधे वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ ध्वनि हो जाता है। शास्त्रीय भाषा में अगर कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि अभिधा मूलक ध्वनि में वाच्य विलक्षित होता है, पर उसका पर्यावसन व्यंग्य प्रतीत में होता है, इसलिए इसे हम विवक्षातज्ञावाच्य ध्वनि भी कह सकते हैं। अमिधा मूला के विद्वानों ने इसके 2 उपभेद माने हैं। अमिधा मूला ध्वनि का यह वर्गीकरण अभिव्यक्ति के भेद में किया गया है। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि व्यंग्यार्थ जब अभिव्यक्त होता है तब उस अभिव्यक्ति व्यापार में जो क्रम होता है यह ध्वनि में आएगा अथवा नहीं। इसको दृष्टि में रखकर हम पुनः इसका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं।